अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अहमद शाहिद की मैथमेटिक्स इकनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 4.2 सॉल्व करना सिखाऊंगी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें दो मैट्रिक दिए हुए हैं एस और वाई। इसको ऐड करना है, ऐड मीन प्लस करना है और फिर जो इसका आंसर आएगा वो फाइंड करना है। तो हम इसमें ऐसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 3 + 2 7 + 5 8 + 9 + 8 और 1 + 10 और 2 + 7 और 4 + 6 प्लस करने के बाद इनका आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरे में भी इन दोनों को प्लस करना है। मैट्रिक दिए हुए हैं 3/3 ऑर्डर के, दूसरा मैट्रिक भी 3/3 का, एल और एम, इन दोनों को प्लस कर देना है। और आगे क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करने को कहा गया है और हम इसे जिस तरह प्लस किया उसी तरह सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 - 6 और फिर इसका आंसर आ जाएगा। और से अगला हमें वेक्टर दिए हुए हैं 2 x और y का, इसको सब्ट्रैक्ट करना है और हम इसे भी वैसे ही उसी मेथड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगले क्वेश्चन में हम बताया कि हमने कंफर्म करना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं मैट्रिक्स या नहीं, उसे किस तरह, अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं और क्यों, अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते। हम हमेशा याद रखना वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं जिनके कॉलम और रो, पहले मैट्रिक का रो और दूसरे मैट्रिक के कॉलम अगर बराबर होंगे तो वो मल्टीप्लाई हो सकेंगे, और अगर पहले मैट्रिक का कॉलम और है और दूसरे मैट्रिक की रो और है तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसी तरह ए और सी जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हम इनके ऑर्डर की मदद से हम देखेंगे क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। पहले ऑर्डर का रो 3 है और 3 कॉलम है, दूसरे ऑर्डर का रो 3 है और 1 कॉलम है। तो हमने इन दोनों को देखा है कि इन दोनों में 3 कॉमन है, तो फिर ये मल्टीप्लाई इजीली हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये 3 और यहाँ 1 3 होता तो ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे। और इसी तरह बी और डी मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/1 है, तो ये 2 = 2 ये कॉमन है, एक जैसे हैं, सेम है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और इसी तरह बी और सी ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है, इसका 2/2 है और इसका 3/1 है, तो ये किसी तरह भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। और इसी तरह डी और ई मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इसमें कॉलम की तादाद और इसमें रो की तादाद सेम है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हमें मैट्रिक्स चेन दिया है, इसमें 4/3 का ऑर्डर दिया हुआ है, तो 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। इसी तरह हमें दूसरे मैट्रिक्स में वाई मैट्रिक्स में 3 कॉलम दिए, रो दी हुई हैं, 2 कॉलम दिए हुए हैं। अब बताएं आप, क्या हम x और y को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों ना कि इसके रोज़ की तादाद, कॉलम की तादाद 3 है और दूसरे वाले मैट्रिक की रोज़ की तादाद 3 है, ये दोनों सेम है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और हम y और x को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर क्यों ना कि उसमें अगर हम y को इधर लिखें और x को उधर लिखें तो फिर हमारे पास जो कॉलम की तादाद 2 हो जाएगी और इधर कॉलम की तादाद 3 हो जाएगी, और ये सेम नहीं होंगे और इसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लाई होना। अब हमने अगले क्वेश्चन में हमें बताया, हमें का ए मैट्रिक दिया हुआ है और उसे के से मल्टीप्लाई करना है। के की रकम दी हुई है 7, तो अब हमने इसे 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सब ए मैट्रिक के एक एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 35 वाला। 35 42 7 28 इन चारों को मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आंसर आ रहा है। और इसी तरह इसके पार्ट नंबर 2 में भी हमें कहा है कि हमने के से मल्टीप्लाई करना है, तो हम ए मैट्रिक के एक एलिमेंट के साथ के को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आपके सामने है। अब उन्होंने फिर हमें वो दिया है, आगे भी कहा है कि हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई, अब आप इसमें देखें इस क्वेश्चन में कि हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। हमने
पहले मैट्रिक ए के रोज़ लेनी है, पहली रो को कॉलम से बी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। फिर पहली रो लेनी है कॉलम बी के दूसरे कॉलम के साथ, मैट्रिक बी के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। फिर पहली रो लेनी है, फिर मैट्रिक बी के कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और इसी तरह फिर 1 ही रो लेनी है और उसको चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह फिर दूसरी रो लेनी है, दूसरी रो लेके उसे बारी बारी 1 बाय 1 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। और इनके दरमियान साइन प्लस का आता है। इसी तरह फिर कॉलम 3 लेना है, रो 3 लेनी है और उसे कॉलम के साथ मैट्रिक बी के 1 कॉलम फिर 2 कॉलम 3 4 मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 -1 18 -17 इसी तरह। और इसी तरह ये अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा कि इसे भी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है कि पहले मैट्रिक की रो और दूसरे मैट्रिक के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर पहले की रो लेनी है, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर पहले की रो लेनी है, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर पहले की रो लेनी है, चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और फिर दूसरे की रो लेनी है, फिर पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे तीसरे चौथे। इसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 278 296 और इस तरह ये वाला आंसर आ जाएगा। तीसरे में भी अब हमें वेक्टर दिए हुए हैं। ये पहले वाला हमें रो वेक्टर दिया, दूसरे वाला कॉलम वेक्टर दिया और इसे अब हमने मल्टीप्लाई करना है। रोज़ लेके रोज़ को कॉलम के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर 32 आ जाएगा। अब आगे हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमने वेरीफाई करना है क्या a + b = b + a है और सब्ट्रैक्ट करने से क्या ये इक्वल होते हैं या नहीं होते, हमने ये वेरीफाई करना है। और पहले इसलिए हमें मैट्रिक्स दिया, अब हम इसे प्लस करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड को एक पहले कर देंगे, फिर राइट हैंड साइड को करेंगे तो फिर हम देखेंगे हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। अगर हमारा आंसर ठीक होगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा और अगर आंसर ठीक नहीं होगा तो ये कभी भी वेरीफाई नहीं होगा। और उन्होंने हमें पहले ही सवाल में बता दिया कि बराबर हैं तो फिर बराबर होंगे। अगर आपके बराबर नहीं है तो आपका आंसर गलत है, नहीं तो ये बराबर होंगे। और दूसरी में सब्ट्रैक्ट में हमने इसे माइनस करना है और a - b करना है और = नहीं होगा b - a के। तो हम जब इसे माइनस करेंगे तो देखेंगे वैसे तो रकमें वही हैं लेकिन साइन उसके चेंज हैं। इसी तरह ये बराबर नहीं है। अगले क्वेश्चन में भी हमने यही प्रूव करना है कि ये बराबर हैं या नहीं है। अब उन्होंने कहा ये इक्वल नहीं होंगे a × b और b × को जब हम सॉल्व करेंगे, इसे मल्टीप्लाई वैसे करेंगे। मल्टीप्लाई जब हम प्लस करते हैं तो हम सिंपल पहले मैट्रिक का a एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक का फर्स्ट एलिमेंट से प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। और मल्टीप्लाई में हम रोज़ लेते हैं, पहले मैट्रिक की रोज़ लेते हैं, दूसरे मैट्रिक की कॉलम लेते हैं तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका फिर आंसर हमारे पास ये आएगा 128 131। और इसी तरह राइट हैंड साइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी चेंज आएगा, सेम नहीं आएगा। और इसी तरह वेरीफाई हो गया कि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कभी भी सेम नहीं आ सकते, चेंज आएंगे। और इसी तरह बी में एक्स वाई को जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी मल्टीप्लाई एक्स मैट्रिक लिखेंगे, उसे मल्टीप्लाई वाई मैट्रिक्स से करेंगे। पहले की रो लेंगे, दूसरे की कॉलम लेंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे सामने ये आंसर आ जाएगा। और इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड को करेंगे तो x पहले हमने एक्स वाई लिया था, फिर हम वाई एक्स लेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर पहले आया 2/2 आया और दूसरे वाले में 3/3 आया, जो कभी भी इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। इसी तरह आगे हमें उन्होंने ला दिए हुए हैं, आपने ला की मदद से मल्टीप्लाई करना। अब हम एसोसिएटिव लॉ है उसकी हेल्प से मल्टीप्लाई करेंगे। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, a × b उसे एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई c से कर देंगे और वो हमें हमेशा = होगा a ब्रैकेट में b × c लिख देंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं है।
अब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया, सेम आया है। हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया और फिर राइट हैंड साइड को, और फिर वेरीफाई किया क्या हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता, और अब हमारा आंसर सेम आ गया 330। और इसी तरह दूसरे मैट्रिक, पहले मैट्रिक और दूसरा मैट्रिक बिल्कुल सेम है, तो आंसर सेम है लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। और इसी तरह मैट्रिक क्वेश्चन नंबर 10 में हमने अब इसे मल्टीप्लाई करना है। हमें ना दी हुई है, ए मैट्रिक दिया हुआ है और बी और एक्स, और इन सबको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। सबसे पहले हम ए को मल्टीप्लाई आई से करेंगे। आई की हमें रकम नहीं दी, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें पता है और कैसा होता है। उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं वो ये होते हैं, वो 1 होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे 0 होते हैं। फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -187 वाले मैट्रिक आ जाएगा। और इसी तरह फिर हम आई को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो फिर भी हमारा आंसर सेम आएगा। इससे फिर प्रूव हुआ कि ए मल्टीप्लाई आई करने से ये हमेशा इक्वल टू होता है ए के, और अगर हम आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों के आंसर सेम आएंगे, एक जैसे आएंगे। इसी तरह सी में हमने आई को मल्टीप्लाई करना है एक्स से, तो हम इसे अब एक्स पे हमारे पास ऑर्डर क्या है, 2/1, 2 रो और 1 कॉलम। और फिर हम इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक लेंगे 2/2 का, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x- और x1 और x2। इसी तरह फिर हम y को x को i से x प्राइम को i से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा रोज़ वेक्टर की शक्ल में आ जाएगा। इसके बाद ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कॉलम की शक्ल में। अब हमें यहाँ इक्वेशन दी है, क्वेश्चन नंबर 11 में इक्वेशन दी है और हमने प्रूव करना है AX=B, ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 3 कंपोनेंट होते हैं एक इक्वेशन के। सबसे पहला होता है कोएफिशिएंट, सेट ऑफ कोएफिशिएंट होता है। दूसरा जो होता है वो वेरिएबल होता है, सेट ऑफ वेरिएबल, और तीसरा कांस्टेंट नंबर होते हैं। इस तरह हमने जो कोएफिशिएंट वाले होंगे उसे अलहदा कर लेंगे, वेरिएबल को अलहदा कर लेंगे और कांस्टेंट को अलहदा कर लेंगे। तो अब हमारे पास फिर 3 मैट्रिक बन जाएंगे, ए एक्स और वाई, एक्स और बी, और एक्स और बी हमेशा कॉलम की ही शक्ल में होंगे और कॉलम वेक्टर की शक्ल में होंगे। और इस तरह प्रूव हो गया, हमने एक्स की और AX=B की रकमें फाइंड कर ली हैं। सोल्यूशन ये हमारे पास आपके सामने इक्वेशन में थे, हम किस तरह 3 कंपोनेंट अलहदा करके मैट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा है कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब हम किस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, हमें एक मैट्रिक दिया है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए लिखेंगे, उसके बाद ये 2/2 मैट्रिक है, तो ये इजीली हम 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उनके दरमियान में फार्मूले वाला माइनस आएगा, और फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 50। अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर भी हमें 2/2 का मैट्रिक दिया हुआ है और इसे भी हम उसी मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बी लिखेंगे और फिर 9 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर 13 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर -33 आ जाएगा। इसी तरह हमें तीसरा जो मैट्रिक दिया है वो 3/3 ऑर्डर का है। अब हम इसे किस तरह डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करेंगे, हम सबसे पहला एलिमेंट जो होगा इस मैट्रिक का 12, उससे बाहर लिखेंगे और फिर 12 वाली रोज़ और कॉलम को डिलीट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और उसके अंदर वाली रकम 2561 लिखेंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे और उसके बाद 0 सेकंड एलिमेंट लिखेंगे सी मैट्रिक का। उसके बाद फिर उसकी रोज़ और कॉलम को डिलीट कर देंगे और बाकी हमारे पास फिर 9541 आ जाएगा, और उसके बाद फिर +3 लिखेंगे और फिर उसकी रोज़ और कॉलम को डिलीट कर देंगे, और हमारे पास 9246 बच जाएगा, उसे हम लिख लेंगे। और फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 198।
माइनस में आएगा। इसी तरह अगला हमें मैट्रिक दिया है वो 2/2 का, इसके डिटर्मिनेंट हम उसी तरह फाइंड कर लेंगे। 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 6 के मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर हमारे पास आंसर आ गया 38। अगला मैट्रिक हमें फिर 3/3 का दिया, हमें फिर उसी मेथड से 0 पहले एलिमेंट लिखेंगे, उसकी रोज और कॉलम को डिलीट कर देंगे, फिर दूसरा एलिमेंट लिखेंगे, उसकी रोज और कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो हम इसके अंदर लिख लेंगे। उसी तरह तीसरे में भी ऐसे ही करेंगे और फिर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव का 78। अब हमें अगले क्वेश्चन में इक्वेशन दिया, इसे हमने सोल्व करना है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब हमने इसे उसी तरह 3 इनके कंपोनेंट जो थे कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग कर लेना है, इनके मैट्रिक बना लेने हैं। उसके बाद हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर ए का जो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो फिर आगे ये सोल्व नहीं होगा, और अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो आगे ये सोल्व हो जाएगा। इसलिए अब हमने जब इसका डिटर्मिनेंट लिया, ये 0 के इक्वल हो गया, ये आगे पॉसिबल नहीं है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो आगे कैसे सोल्व करते हैं। इसी तरह दूसरे वाले में हमने फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया, उसको 3 कंपोनेंट 3 मैट्रिक बनाए, उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। उसके ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में आया 12। उसी तरह अगले क्वेश्चन का हमने 3 कंपोनेंट लिए, तीनों कंपोनेंट 3 मैट्रिक बनाए और फिर ए का डिटर्मिनेंट लिया और फिर वो 0 के इक्वल आया, ये भी नॉट पॉसिबल। अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि हमने माइनर को फैक्टर को फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, हमें ए की रकम दी हुई है और ए का मैट्रिक दिया हुआ है और उनका सेकंड रो को यूज़ करते हुए हमने माइनर को फाइंड करना है, माइनर और को फैक्टर को। माइनर सबसे पहले हमने लिखा M11, उसकी रकम क्या होगी M11, हम उसकी ए मैट्रिक के अंदर से जो पहले वाली A11 होता है ना, उसकी जगह पे हमने M11 लिखा था। A11 यहाँ पे 6 है, 6 की रो को और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 9 आ जाएगा। वो M11 की रकम होगी 9, जो हमारे पास माइनर वो 9 होगा। इसी तरह M12 यानी A12 कहाँ पे होगा, 7 वाली जगह पे होगा, ये A12 है, तो फिर हमने A12 वाली रो को और कॉलम को डिलीट कर देना है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 बच जाएगा, वो M12 हो जाएगा। और इसी तरह M21 के यानी कि A21 कौन सा होगा, ये 12 होगा। 12 की कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और उसके बाद फिर M22 यानी कि A22 वो 9 है और 9 की रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमारे ये हमने माइनर इसके फाइंड कर लिए हैं। इसके बाद को फैक्टर कैसे फाइंड करना है, को फैक्टर को फार्मूला दिया था कि -1, उसके बाद उसके ऊपर पावर लिखनी है और फिर माइनर लिखना है। तो फिर हमने C11 लिखा, -1 लिखा, उसकी पावर लिखी 1 + 1 और माइनर हमने क्या फाइंड किया था 9, M11 का 9 लिखा, तो फिर हमारे पास जब इसे मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। और इसी तरह को फैक्टर में 1 2 है, 1 2 को पावर फार्मूला लिखा और M12 की रकम लिखी तो हमारे पास -12 आंसर आ गया। -12 इसलिए आया जब हमने 1 और 2 का जो पावर ऊपर लिखी थी वो 3 में आएगी। अगर हम -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव का साइन रहेगा, इसीलिए इसके आंसर के साथ माइनस आएगा। इसी तरह C21 इसी तरह फाइंड कर लेंगे, इसकी रकम लिखेंगे M21 की और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के फिर -7 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह C22 में भी हम इसे M22 की रकम लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। और उन्होंने कहा था यहाँ पे यूज़ करना है अपने सेकंड रो को, यानी कि हमने सिर्फ M21 और M22 की रकम फाइंड करनी थी और को फैक्टर भी 21 और 22 की रकम फाइंड करनी थी। तो हमारे पास आंसर सेम है, लेकिन माइनर हमेशा याद रखना, माइनर और को फैक्टर के आंसर सेम होंगे लेकिन बस साइन चेंज होंगे। कि अगर माइनर के साथ अगर प्लस लगा हुआ है तो को फैक्टर के साथ उसके माइनस ज़रूर आएगा।
अब अगले क्वेश्चन में हमें पहले 2/2 का मैट्रिक्स था, उसका माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना था। अब दूसरे वाले में हमें 3/3 का मैट्रिक्स दिया और इसका हमने कोफैक्टर और माइनर फाइंड करना है, सिर्फ थर्ड रो को यूज़ करते हुए। थर्ड रो हमारे पास कौन सी है, ये है m, यानी कि A31 A32 A33। तो थर्ड रो की पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। अब हम इसका एलिमेंट को माइनर फाइंड करेंगे। जब हम M31 लिखेंगे, जो 6 वाला होगा तो 6 वाली रो और 6 वाली कॉलम इसे डिलीट कर देंगे तो हमारे पास 12 11 4 2 7 आ जाएगा। और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास 96 आ जाएगा। और दूसरे में हम फिर 832 को की जगह पर M32 लिखेंगे, उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास 9 4 3 7 आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई और करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 51। इसी तरह उन्होंने कहा तीसरा एलिमेंट जो होगा तीसरी रो का वो होगा M33 यानी कि A33। ये हमारे पास 4 है, 4 की रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 9 11 3 2। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर -15 आ जाएगा। अब हमने कोफैक्टर फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया, हमने माइनर तो फाइंड कर लिया, तो फिर उसकी रकम इसमें पुट कर देनी है माइनर की और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ये आपके सामने आंसर 96 -51 और 15। तीसरा ऑर्डर भी हमारे पास यही है, 3/3 का ऑर्डर है मैट्रिक में, तीसरे मैट्रिक में। तो इसको उन्होंने कहा कि अब आपने कॉलम को यूज़ करते हुए माइनर और कोफैक्टर को फाइंड करना है। तो हमने फिर ये हमारे पास 12 आएगा, 1 2, दूसरे का 2 2, तीसरे का 3 2। ये कॉलम के हिसाब से हमने उसके माइनर फाइंड कर लिया, उसी तरह के उसकी रो और कॉलम को। जब 1 2 लेंगे तो ये 6 होगा, उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो रकम आएगी फिर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह M22 में भी M22 की रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, 13 11 7 2 आ जाएगा। और M32 में भी उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास 13 11 12 4 आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। फिर कोफैक्टर फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला लिखेंगे और फिर माइनर की रकम पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ गए हैं, सेम है और बस साइन चेंज है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने हमें कोफैक्टर एडजॉइंट हमने मैट्रिक फाइंड करना है, मैट्रिक का एडजॉइंट और कोफैक्टर फाइंड करना है। अब हमें ये मैट्रिक दिया है, हमने उसका कोफैक्टर 2/2 का ऑर्डर है, हम उसका कोफैक्टर इसी तरह लेंगे। C11 में क्या होगा, A11 की रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगी, हमारे पास 6 आ जाएगा। C11 यानी A11 क्या है, -2 है तो उसकी रो और कॉलम डिलीट 6। इसी तरह C12 कौन सा है, A12 कौन सा 5 है, 5 की रोज़ और कॉलम को डिलीट कर देंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह C21 यानी A21 1 है, 1 को रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यानी कि कोफैक्टर C1 की वैल्यू हमारे पास 5 है। और C22 यानी A22 6 है, 6 को रोज़ और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ -2 आ जाएगा, जो इसकी रकम है। तो ये हमारे पास कोफैक्टर इजीली फाइंड हो गया, 6 5 1 -2। इसी तरह अगले मैट्रिक 2/2 का और इसी तरह वो सेम तरीके से इसे भी ऐसे कर लेंगे कि C11 की जो ये C11 यानी कि A11 9 है और 9 की रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे 7। और फिर इसे C12 को देखेंगे 16 का रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, -20 आ जाएगा। और इसी तरह 21 को 22 को तो वही प्रोसेस करने से डिलीट करने और बाकी जो बच जाएगा वो लिख लेंगे, -16 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जो हमारे पास कोफैक्टर है। अब 3/3 ऑर्डर का कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है, ऐसे ही करना है जैसे पहले करते हैं कि पहले की सबसे पहले एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे और फिर 6 -4 2 -1 आ गया। इसी तरह हम C12 है तो A12 की वैल्यू देखेंगे,
A12 -2 है उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे और फिर रकम लिख लेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर C13 होगा उसकी रो A13 यानी 8 है, 8 की रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, बाकी रकम आ जाएगी। इसी तरह बारी बारी हम C21 की रो को और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो बच जाएगा। बारी बारी सबके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास कोफैक्टर आ जाएंगे और फिर उसे हम लिख लेंगे और उसका फिर ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रोज़ होती हैं ना उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे कि 2 3 0 रो है उसको हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज में क्या होगा, उसको कॉलम में चेंज कर दिया। पहली रोज़ को पहले कॉलम में, दूसरी रोज़ को दूसरे कॉलम में और तीसरी रोज़ को तीसरे कॉलम में। तो हमारे पास कोफैक्टर फाइंड हो गया और ये इसे ही एडजॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा गया कि डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन करें, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। इसके भी लैप्लेस एक्सपेंशन की रूल से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो हमारे पास 3/3 का मैट्रिक है, इसको हमने वही सेम मेथड है 23 लिखेंगे और इसको रोज़ और कॉलम डिलीट कर देंगे, बाकी बच जाएगा, उसे डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। फिर -35 0 और इसे ज़रब देने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो नेगेटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में 3/3 का ऑर्डर है, वो मैट्रिक है और इसे भी हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे उसी मेथड से और इसका आंसर 8 आ जाएगा। अगला ऑर्डर भी 3/3 का है और इसको भी उसी तरह लिखेंगे। 4 की रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास पॉजिटिव में इसका आंसर आएगा। उससे अगला क्वेश्चन है वो 18 है और उसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। अब ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है पहले वाले की निस्बत के, इन्वर्स हमने कैसे फाइंड करना है। हमें मैट्रिक दिया ए मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 30 आ गया। फिर उसको कोफैक्टर फाइंड किया, कोफैक्टर का हमने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज जो लिया वो हमारे पास एडजॉइंट हो गया ए का। अब ये फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिख कर ये एडजॉइंट, एक एडजॉइंट लेना 1, नीचे ए डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से। तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा और फिर इसको बटा की सूरत में है तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इशारिया की सूरत में आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरे में भी यही है, हमने उसी तरीके से सेम तरीके से इसका इन्वर्स फाइंड कर लेना है। बी का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना है, फिर एडजॉइंट फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद फार्मूला लिखना है, फार्मूला में वैसे रकम पुट कर देनी है तो हमारे पास आंसर इशारिया में आ जाएगा। थर्ड में 3/3 का ऑर्डर है, उसको भी ऐसे ही करना है। पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट फाइंड करना है और एडजॉइंट के बाद फार्मूला लिखना है इन्वर्स का और फिर उसकी रकम पुट करके 1 नीचे डिटर्मिनेंट जो निकाला ए का वो लिखना है, यानी कि -10 है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना जो हमने कोफैक्टर निकाला है और फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें 3/3 का ऑर्डर दिया है और इसमें इन्वर्स इसको फाइंड करना है। उसी तरीके से पहले सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर कोफैक्टर फाइंड करना है और कोफैक्टर के बाद इन्वर्स फाइंड करना है। फार्मूला दिया हुआ है इन्वर्स, उसका भी नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। डी वाला भी ऐसे ही होगा, ई वाला भी ऐसा ही। इन्होंने सिर्फ ये ज़्यादा इसलिए दिए हैं कि आप प्रैक्टिस हो जाए और आपको अच्छी तरह फाइंड आप कर लें। डी वाला भी बिल्कुल सेम होगा कि पहले हमने डिटर्मिनेंट लेना है, फिर कोफैक्टर लेना है, कोफैक्टर से एडजॉइंट बनाना है। एडजॉइंट कैसे बनाते हैं, वही कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है, वही ट्रांसपोज जो होगा वही उसका एडजॉइंट होगा और फिर फार्मूले में पुट कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये पार्ट नंबर एच ये भी सेम है। आगे जे 10 तक सारे के भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे एक ही मेथड से होने हैं सारे।
अगला क्वेश्चन है 19। इसमें हमें इक्वेशन दिया है और सिंपल इक्वेशन है और इसे हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन के 3 कंपोनेंट 3 मैट्रिक बना लेंगे कंपोनेंट की हेल्प से, और फिर मैट्रिक बनाने के बाद ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर उसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका कोफैक्टर फाइंड करके कोफैक्टर को ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट मालूम करने के बाद फार्मूला लिखेंगे ए एक्स माइनस बी, यानी एक्स इधर ही रहेगा, जब ए इधर जाएगा इन्वर्स में हो जाएगा, उसे मल्टीप्लाई बी से कर देंगे। 1 माइनस v1 बाय ए एडजॉइंट, ए डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी। फार्मूला लिखा, फिर वही रकम जो हमने ऊपर फाइंड कर ली थी, सबसे ए डिटर्मिनेंट अलहदा फाइंड किया, एडजॉइंट अलहदा फाइंड किया, फिर रकम लिखी वैसे और फिर उसे मल्टीप्लाई किया। पहले की रो ली, दूसरे की कॉलम से मल्टीप्लाई कर, दूसरे की रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 19 और 16। तो A1 की रकम x1 की और x2 की रकम हमारे पास फाइंड हो गई। इसी तरह अगले क्वेश्चन में हमें भी वही दिया, इक्वेशन दिया और बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व हो रही है कि पहले हमने उसके एलिमेंट लिए, 3 मैट्रिक बनाए, उसको एडजॉइंट लिया, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, कोफैक्टर फाइंड किया, एडजॉइंट फाइंड किया, फार्मूले में पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। तीसरे वाला क्वेश्चन भी ऐसे होना है और तीसरे वाले में पी की वैल्यू मालूम करनी है, P1 P2 सेम तरीका है वही, और चौथे में भी ऐसे ही करना है। इसमें सिर्फ 3 इक्वेशन दी हैं, 3x3 का मैट्रिक बनेगा और उसे ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और 2x2 में थोड़ा सा जल्दी कोफैक्टर फाइंड हो जाते हैं और इसमें हमें थोड़े से लंबे तरीके से फाइंड होते हैं, और बस सारा तरीका वही है। और फिर फार्मूला लिखना है एक्स का और फिर मल्टीप्लाई करना है, एक ही रकम लिखनी बी की मल्टीप्लाई करके और उसका आंसर आ जाएगा 7, 4 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 में भी x माइनस 3 मैट्रिक को इक्वेशन को मैट्रिक फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उसे कोफैक्टर और एडजॉइंट फाइंड करना है और फिर फार्मूले में लिखना है और उसका आंसर आ जाएगा x1 होगा वो 4 होगा, x2 जो होगा वो 7 होगा, x3 6 होगा। और अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही है कि हमने P1 P2 P3 की वैल्यू मालूम करनी है, जो 3 इक्वेशन दी हैं और उसे मैट्रिक की हेल्प से मैट्रिक फॉर्म में लिखकर उसे सॉल्व करके हम इजीली निकाल सकते हैं। अगला है क्रैमर रूल की मदद से हम किस तरह इक्वेशन को मैट्रिक फॉर्म में लिखें और उसे सॉल्व करें। इजी है। सबसे पहले हम इसे मैट्रिक फॉर्म में लिखना है जैसे पहले लिखते आ रहे हैं, और उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर A1 और A2। हमारे पास इसमें बस फार्मूला होता है x1 का और x2 का। फार्मूले में क्या होता है, सबसे पहले A1 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखते हैं और फिर उसके नीचे A डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखते हैं। A1 डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि A तो हमें मैट्रिक दिया हुआ है, A1 में क्या होगा, जो A की A वाली पहले वाली रो की जगह पर ना ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी B की A1 में, और जब A2 होगा तो जाए नहीं दूसरे कॉलम के, इस 1 का मतलब पहले कॉलम के अंदर ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी 22 और 53, और दूसरे A2 में दूसरे वाले कॉलम के अंदर कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 तो ये आंसर आ जाएगा 16 और माइनस 208 और इसी तरह 128। फिर x के फार्मूले में इसे पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा x की वैल्यू और x1 की और x2 की वैल्यू। और ये दूसरा भी ऐसे ही होगा, वही सेम तरीका होगा, तीसरे में भी वही होगा। इसी तरह सारे जो 3 इक्वेशन होगी उसे भी उसी मेथड से हम फाइंड कर लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर x के फार्मूले में पुट वैल्यू लिखेंगे और फिर हमारी x की वैल्यू आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे होगा।
बस ये ऐसे ही तरीके थे, इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।